नमस्ते एवरीवन, मैं प्रतिलिपि पर राइटर हूँ। ये नॉवेल मैंने पहले से लिखी हुई है। आप अगर नॉवेल एक साथ पढ़ना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब तक आपने पढ़ा। अन्विता आंखें नीचे कर लेती है और फिर मन में कहती है, ये तो है ही बेशरम, कैसे घूरे जा रहा था। मुझे घर वाले देखते हैं तो क्या सोचते होंगे अब आगे। फिर उन दोनों के कानों पर पंडित जी की आवाज़ सुनाई देती है। पंडित जी सभी को सगाई और शादी का मुहूर्त बता रहे थे। पंडित जी कहते हैं, सगाई का मुहूर्त अब से 1 महीने बाद का है और शादी का मुहूर्त अब से 3 महीने बाद का। पूजा 15 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए तो अच्छा होगा। ये तीनों मुहूर्त साल के सबसे अच्छे मुहूर्त में से एक है। बाकी फिर अगले साल ही मुहूर्त है तो शादी इन्हीं दिनों में हो जाए तो अच्छा होगा। फिर देवराज जी और रवि किशन जी एक साथ बोल पड़ते हैं, जी पंडित जी, शादी इन्हीं दिनों में होगी। पंडित जी की मुहूर्त की डेट सुनकर संदीप एकदम से बोल पड़ते हैं, 3 महीने बहुत दूर है। फिर यश कहता है, यार 3 महीने कुछ ज़्यादा नहीं दूर है। इसका मतलब अपने भाई को 3 महीने और इंतज़ार करना पड़ेगा। उन दोनों की ये बात सुनकर निकेत की आंखें शौक से बाहर आ गई। पहले तो वो घर के बड़ों की तरफ देखता है कि उन्होंने ये बात सुनी कि नहीं। फिर वो राहत की सांस लेता है और कहता है, थैंक गॉड घर वालों ने नहीं सुनी। सभी बड़े अपने अपने बातों में लगे हुए थे। वो पंडित जी से कुछ पूजा के बारे में पूछ रहे थे। फिर वो सामने देखता है, तीनों लड़कियों का चेहरा शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गया था और उन्होंने शर्म से अपनी नज़र नीचे कर ली थी। फिर वो यश और संदीप की तरफ घूर कर देखता है और फिर बारी बारी अपना पैर उन दोनों के पैरों पर मारता है। यश और संदीप दोनों एक दूसरे के साथ आउच ये कहते हैं, हमें क्यों मारा। फिर निकित दोनों से कहता है, सालों अकल वकल है कि नहीं, कहीं पर भी शुरू हो जाते हो। यहाँ पर घर वालों है, बड़े हैं, लड़कियों सामने बैठी है, उनके सामने तुम लोग क्या बात कर ले। संदीप, अरे हम तो तुम्हारे लिए ही बोल रहे थे। और हम कहाँ तेज़ तेज़ बोल रहे थे, हम तो धीरे बोल रहे थे। इसी धीरे बोलना कहते हैं तो तेज़ बोलना किसे कहते हैं। सामने देखो ज़रा। लड़कियों ने सब सुन लिया। बेचारी शर्म के मारे अपना चेहरा ऊपर ही नहीं उठा पा रही। वो लड़कियां क्या सोचती होंगी हमारे बारे में, वो तो पक्का हमें ठरकी ही समझ रही होगी। जैसे ही यश और संदीप सामने देखते ही लड़कियां नीचे देख रही थी। उनके चेहरों से साफ पता चल रहा था कि वो शर्मा रही है। आरती की तरफ देखकर यश कहता है, मेरी सोनपरी शर्माते हुए कितनी सुंदर लगती है। यश की बात सुनकर निकेत कहता है, ये देखो प्यार में पागल आशिक। संदीप कहता है, हाँ हाँ, सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही नजर आता है। यह लड़कियां बोल रही थी, अरे अब हमें इनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही, इतनी देर क्यों सुनाई दे रही थी। कविता बोली, इन बेशर्मों की आवाज़ हमें सुनाई ना दे वही अच्छा है। सही बात है। अन्विता बोली, ये लड़के कहीं पर भी कुछ भी बोल पड़ते हैं, इनकी बातें हमें ना सुनाई दे यही अच्छा है। फिर उन सभी को सीमा जी की आवाज़ आती और खाना खाने को बुला रही थी। सभी पंडित जी के साथ खाना खाने बैठते हैं। यश तो बहुत ही खुश था, उसे उसकी सोनपरी के साथ खाना खाने जो मिल रहा था। खाना खाते वक्त निकेत और नीता एक दूसरे को चोर नज़रें से देख रहे थे। 1-2 बार उन दोनों की नज़रें टकराई। एक दूसरे से नज़रें मिलाने के बाद निकेत को तो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसने अनीता की चोरी पकड़ी हो, लेकिन असलियत में चोरी उसकी पकड़ी गई थी। खाना खाने के बाद सभी थोड़ी बातें करते हैं और फिर कविता और आरती कहती है कि अब हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है। तो अनीता के पापा कहते हैं कि बेटा तुम दोनों अकेली क्यों जाओगी, यश और संदीप तुम्हें छोड़ देंगे, इनका ऑफिस उसी तरफ है। यश कहता है, लगता है आज भगवान मेरी सुनने की मूड में है। बड़ी सुन रहे, आज मेरी सोनपरी के साथ जाने को मौका मिलेगा, इसी बहाने उसे देख पाऊंगा। संदीप कविता की तरफ देखकर बोला, फिर से इस बंदरिया का चेहरा देखना पड़ेगा। वो सब देवराज जी को के बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। संदीप और यश कार पार्किंग एरिया की तरफ जाते हैं। गाड़ी निकालकर यश बिल्कुल दोनों के पास गाड़ी रोकता है और आरती की तरफ देखकर कहता है, मेरी गाड़ी को तुमसे प्यार हो गया है, जब भी तुमको देखती है तुम्हारे पास ही आकर रुकती है। आरती बोली, गाड़ी की छोड़ो, तुम अपनी बताओ। आरती गाड़ी में बैठते हुए बोली, यश को प्यार में गिरा सके ऐसी कोई लड़की पैदा नहीं हुई अभी तक। यश बोला। आरती बोली, इतना घमंड भी अच्छा नहीं, घमंड हमेशा नाली में जा गिरता है। यश, मैं तो तुम पर आ गिरा हूँ। आरती घूरते हुए, तुमने मुझे नाली कहा। यश, मैंने कहा तो मैं नाली कहा, मैंने तो तुम्हें घमंडी कहा। तभी कविता की नज़रें रास्ते पर जाती है। ये उन दोनों का रोज़ का रास्ता नहीं था, तो वो पूछती है, यहाँ कहाँ ले जा रहे हो। संदीप कहता है, फिक्र मत करो, तुम्हें भगाकर या फिर किडनैप करके नहीं ले जा रहे। कविता, भगाने की और किडनैप करने की हिम्मत तुम में कहाँ। संदीप, क्या कहा तुमने। कविता, मेरा मतलब है कि वो रास्ता नहीं है जहाँ हमें जाना है। यश बोला, ये शॉर्टकट है। कविता बोली, ओके ओके। यश ने कहा, वैसे तुम तीनों आज कहीं जाने वाली थी क्या। आरती ने जवाब दिया, हाँ
शॉपिंग पर जाने वाले थे, लेकिन अब हम दोनों जाएंगे, यश ने पूछा धीरे से। काश बुलाती हमें, आरती बोली। लड़कियां बुलाती नहीं, लड़के आ जाते हैं। यश, तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? आरती और कविता दोनों एक साथ चौंकते हुए। क्या? यश बोला। मजाक कर रहा था। यश के इस मजाक में चारों एक साथ हंस पड़े थे। यश और संदीप कविता और आरती को शॉपिंग मॉल छोड़कर अपने ऑफिस में चले जाते हैं। यह अन्विता का घर आनंदवन में। अन्विता अपने कमरे में थी। उसे किसी की दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ आती है। वो दरवाज़ा खोलती है। वो देखती है कि निकेत खड़ा है। वो चौंकते हुए उससे पूछती है, तुम यहाँ कैसे? निकेत, क्यों नहीं आ सकता? वो फिर उसकी तरफ बढ़कर कहता है, हाँ तो क्या कह रही थी तुम? आंखें या बटन कोल्ड ड्रिंक मेरे मुंह पर फेंक कर मारी थी और फिर मुझे चलता फिरता फूलों को बगीचा बना दिया था, फूल मेरे ऊपर डालकर। और क्या था वो? क्या कह रही थी? दुकान क्या तुम्हारे बाप की है क्या? निकेत की ये सब बातें अन्विता की और बढ़ते हुए कह रहा था। और क्या था? निकेत सोचते हुए बोला। और क्या था? वो डायलॉग कौन सा था? अन्विता ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए। अरे तुम मेरी बात को इतना सीरियस मत लो, मैं तो मजाक कर रही थी। अन्विता पीछे हटते हुए बोली। निकेत, मजाक? हाँ, मैं कभी अपने दुश्मनों को ऐसे ही नहीं छोड़ता। निकेत अब उसके पास आते हुए बोला। अन्विता अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, देखो मेरे पास मत आना वरना मैं चिल्लाऊंगी। निकेत, चिल्लाओ, मगर तुम्हारे और मेरे घर वालों को कहीं ऐसा ना लगे कि शादी के पहले हम दोनों। निकेत उसे एक आंख मारते हुए बोला। निकेत की बात को आधा काटते हुए अन्विता बोली, चुप करो बेशरम कहीं के। निकेत उसकी तरफ और एक कदम बढ़ाता ही कि अन्विता उसे कुशन फेंक कर मारती है और दरवाज़ा खोलने के लिए भागती है, तो वो महसूस करती है कि निकेत ने उसका दुपट्टा पीछे से पकड़ा हुआ है। वो कहती है, ये क्या बेशर्मी है, छोड़ो मेरा दुपट्टा। निकेत दुपट्टा नहीं छोड़ता, तो वो दोबारा कहती है, फिर भी निकेत दुपट्टा नहीं छोड़ता। अब आता है अन्विता को गुस्सा। वो टेबल पर रखा हुआ पानी का ग्लास पकड़ती है और मुड़कर सीधा निकेत के फेस पर फेंक कर मारती है। निकेत का पूरा कोट और फेस गीला हो गया था। वो उसके दोनों हाथ उसकी जेब में थे। अन्विता अपने दांतों तले अपनी जीभ दबा देती है क्योंकि उसका दुपट्टा बेड में से जो कील निकली हुई थी उसमें अटक गया था। अन्विता अब घबरा रहती है क्योंकि निकेत की आंखें गुस्से से लाल थी। अब तक तो वो अन्विता के साथ मजाक कर रहा था, लेकिन अब क्या करे? निकेत एकदम आगे बढ़ता है। अन्विता एक कदम पीछे रहती है। अन्विता को लगा अब तो वो गई। अन्विता घर वालों को आवाज़ लगाती है, लेकिन उसके गले में से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसका तो बस मुंह ही चल रहा था, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी डर के मारे। वो एक बार अपने गले के पास हाथ लगाकर चेक करती है कि आवाज़ क्यों नहीं निकल रही। अब पीछे जाने की जगह नहीं थी। निकेत उसके एकदम करीब आ जाता है और उसके एकदम पास आ जाता है। दोनों की सांसें एक दूसरे को टकरा रही थी। निकेत उसके कहता है, क्या था वो डायलॉग? मैं अन्विता हूँ तो सीधी हूँ तो क्या था वो डायलॉग? अन्विता हूँ सीधी हूँ तो काजी कतली हूँ, और अगर बिगड़ गई ना तो तीखी मिर्ची हूँ, याद है? अन्विता की पीठ दीवार पर लगी हुई थी। डर के मारे उसने आंखें कसकर बंद कर ली थी। घबराहट की वजह से उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। निकेत का हाथ दीवार पर लगा हुआ था और दूसरा हाथ अन्विता के चेहरे से होते हुए निकेत और नीचे ले जा रहा था। जैसे ही निकेत की उंगली अन्विता के गले के पास पहुंचती है, अन्विता उसकी उंगली पकड़ लेती है और नीचे जाने नहीं देती। निकेत अन्विता की चेहरे की ओर देखता है और आंखें बंद थी। उसके चेहरे पर शर्म और घबराहट के मिले जुले एक्सप्रेशन थे। निकेत अपने होठ अन्विता के होठों के एकदम पास लाकर कहता है, याद है तुम्हें मैंने जवाब में क्या कहा था? काजू कतली मेरी फेवरेट है और तीखे का तो मैं शौकीन हूँ ही। आज ये दोनों टेस्ट करना चाहता हूँ, जरा चखा दो प्लीज़। ऐसा कहकर वो अन्विता को लिप्स पर किस करने ही वाला होता है कि पता नहीं उसके मन में क्या आया। वो अन्विता को उसके लिप्स पर किस ना करके उसके लिप्स के एकदम पास किस करता है। निकेत के ऐसे करते ही अन्विता अपनी मुट्ठियाँ भींच लेती है। अन्विता आंखें खोलती है तो निकेत वहाँ नहीं था। वो तो एकदम भूत बनकर खड़ी थी। उसे होश ही नहीं था। अपना हाथ गालों पर ले जाती है, यहाँ निकेत ने किस की थी। फिर वो हाथ सामने लाती है और उस हाथ को देखती है और कहती है, मेरी पहली किस। वो बार बार अपने हाथ को उस गाल पर ले जा रही थी और फिर अपने सामने लाकर देख रही थी। अन्विता मन में कहती है, सही कहा था किसी ने, पहली किस कभी भी होठों पर नहीं होती, वो गालों पर, माथों पर, हाथ पर, नेक के पास होती है। मेरी गाल पर हुई है। ऐसा कह के वो ना चाहते हुए वो शर्मा गई। उसका एक हाथ अभी उसके गाल पर था जिस गाल पर निकेत ने किस की थी। नेक्स्ट डे अन्विता, आरती और कविता तीनों बैठे हुए थे। अन्विता ये किस वाली बातें उन्हें बता रही थी। यह सुनकर आरती कविता पहले तो ज़ोरों से हंस पड़ते हैं
हंसते हुए कविता बोली, OMG, कॉलेज में तो हर लड़का तुझसे बात करने से तक कतराता है और यहाँ तो वो सीधा किस करके चला गया। आरती, ऐसे तो बड़ी शरनी बरनी घूमती है, उस वक्त तो तेरी आवाज़ भी नहीं निकली। आरती ने बोला, वैसे जीजू है बड़े डिसेंट, उन्होंने तुझे लिप्स पर किस नहीं किया, अपनी मर्यादा जानते हैं। कविता बोली, अरे क्या डिसेंट है, अगर इतने ही डिसेंट है तो किस नहीं करता ना। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। 2-3 दिन बाद इन 2-3 दिनों में जब भी अन्विता के बालों की लटें उसके गालों को छूती, उसे ऐसा लगता जैसे निकेत उसे किस कर रहा हो। इस बात से तो अब अन्विता भी परेशान हो गई थी, ना चाहते हुए अभी वो निकेत के बारे में सोच रही थी। ऐसे एक दिन सुबह अन्विता अपनी रूम साफ कर रही थी तो खिड़की से हवा का झोंका आ जाता है और उसके बाल उसके गालों को छू जाते हैं। तभी उसे ऐसा फील होता है उसके साथ है निकेत और उसे किस कर रहा है। तभी वहाँ पर गाना बजने लगता है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना ऐसा मेरा प्यार है, हो पहला पहला प्यार है। उसे अपनी बुक्स गिरने की आवाज़ आती है तो वो अपने होश में आती है और देखती है ये गाना आनंद की फ़ोन में बज रहा था और वो कुछ ढूंढ रहा था। ए मोटी, तूने मेरे हेडफोन लिए है क्या? आनंद बोला, नहीं लिए, चल जा चुपचाप, अन्विता ने कहा। आनंद उसके बाल खींचकर भाग जाता है। अन्विता उसे लड़ने की मूड में नहीं थी क्योंकि उसे तो निकेत के ख्याल ने परेशान करके रखा था। अन्विता अपना सर तकिए में छुपाकर रोनी सी शक्ल बनाकर कहती है, ओ गॉड, अब मैं क्या करूं, मुझे इसकी इतनी क्यों याद आ रही है। उसी दिन शाम को अन्विता अपने कमरे में पढ़ रही थी। उसके पापा देवराज जी कमरे में आते हैं और उसे कहते हैं, बेटा, निखिल मित्तल की तरफ से पार्टी का इनविटेशन आया है, रवि किशन जी को भी आया है, तो हम दोनों सोच रहे थे कि निकेत और तुम पार्टी में जाओ, इसी बहाने तुम्हारी और निकेत की जान पहचान हो जाएगी। निकेत का नाम सुनते ही अन्विता का हाथ अनजाने में अपने गाल पर चला गया। यहाँ पर निकेत के किस की थी उस जगह पर वो अपने हाथ को सामने लाके उसी हाथ को देख रही थी। देवराज जी, क्या हुआ बेटा, तुम्हारे गाल को ऐसे क्यों छू रही हो? अन्विता होश में आती है, कुछ नहीं पापा। फिर कहती है, नहीं पापा, मैं नहीं जा सकती, मेरे एग्ज़ाम नज़दीक है, मुझे पढ़ना है। नहीं बेटा, वो माहौल बिज़नेस का माहौल है, तुम्हें अच्छा लगेगा, और वैसे भी तुम्हारी पढ़ाई होने के बाद तुम्हारा बिज़नेस ही संभालना है तुझे। अभी भी उस माहौल में रहना सीख जाओगी, और दूसरा, निकेत से तुम्हारी बातचीत हो जाएगी तो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। ओके पापा। देवराज जी, वो तुम्हें लेने आ जाएगा पार्टी वाले दिन शाम को। अन्विता को तो बड़ा डर लग रहा था क्योंकि निकेत को कैसे फेस करेगी। फिर वो बहुत ज़ोरों से सोचने के बाद डिसाइड करती है कि वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसके पास जाएगी और ऐसा प्रिटेंड करेंगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और खुद ही से कहने लगती है, अगर इसने कुछ किया ना तो देख लूँगी इसे। अन्विता क्या चीज़ है, उस दिन मेरे दोस्त के सामने मेरा मजाक बना दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। बहुत सोचने के बाद अन्विता पार्टी के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि थोड़ी देर बाद निकेत उसे लेने आने वाला था। अन्विता रेड कलर का पार्टी वेयर गाउन पहन के साथ में हल्का सा मेकअप किया हुआ था, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद उसे अपने घर के बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है, वो निकेत था। अन्विता नीचे चली जाती है। निकेत जैसे अन्विता को देखता है वो उसी में खो जाता है। अन्विता का पूरा ध्यान उसकी पर्स में था। जैसे ही उसकी नज़रें निकेत से जा मिलती है, उसे देखते ही निकेत अपने गाल से कुछ पोंछने की एक्टिंग करता है जैसे उसे कुछ याद दिला रहा हो। निकेत कैसे करते ही अन्विता अपनी नज़रें चुराने लगती है और मन में कहती है, बेशरम कहीं का, एक मौका नहीं छोड़ता मुझे ऑकवर्ड फील कराने का। अन्विता कार के पास पहुंचने के बाद उससे कहती है, अंदर आइए ना, अंदर चल के कुछ लीजिए, मैं आपको ऐसे बाहर नहीं जाने दूंगी, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, अभी हमें देर हो रही है। अन्विता पीछे मुड़कर अपनी माँ को नाम ही इशारा कर दिया। उसकी माँ दरवाजे के पास ही खड़ी थी। निकेत इशारों में ही सीमा जी को नमस्ते करता है। सीमा जी भी दूर से ही उसे आशीर्वाद देती है। निकेत किसी जेंटलमैन की तरह अन्विता के लिए कार का दरवाज़ा ओपन करता है। अन्विता इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, इससे ये उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर बाद निकेत सीटी बजाते हुए गाना गाने लगता है, लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी। ये गाना सुनते ही अन्विता पहले तो अपनी ड्रेस की तरफ देखती है जो लाल था, फिर वो उसे घूर कर देखती है और मन में कहती है, क्या ये मुझे बोल रहा है मैं इससे लड़ी, झूठ बोलता है। फिर वो भी गाना गाने लगती है, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से ना डरियो, मैं यहाँ से उतर कर घर चली जाऊँगी, तुम देखते रहियो। अन्विता का ये गाना सुन कर तो निकेत पहले अपने ड्रेस की तरफ देखता है। उसने काले रंग का कोट पहना था
फिर ठहाके मारकर ज़ोरों से हंसने लगा। अन्विता मन में कहती है, क्या ये हमारा मजाक उड़ा रहा है? फिर खुद से ही कहती है, हंसना मत अन्विता, और ना ही अपना कॉन्फिडेंस लूज़ होने देना। उसका ध्यान निकेत के हंसते हुए चेहरे पर जाता है तो वो उसमें खो जाती है। निकेत कितना हैंडसम लगता है यार ये। फिर खुद से एक चपत लगा कर कहती है, चुप कर पागल, कुछ भी सोचती रहती है। ये कोई हैंडसम वैंडसम नहीं है, ये तेरा दुश्मन है जो इस वक्त तेरा मजाक उड़ा रहा है। निकेत मन में कहता है, कितनी प्यारी है ये रे, कितने मुझे चिढ़ाने के लिए गाना नहीं मिला तो अच्छे खासे गाने को तोड़ मोड़ कर कुछ भी बना दिया। मन तो करता है इसे अभी किस कर लूँ, लेकिन मुझसे डरती भी तो बहुत है ये। पता चले कभी यही किस कर लूँ और ये डर के मारे यही बेहोश हो जाए। यूँ तो सारे लड़कों से को डराती है, पता नहीं क्यों मुझसे ही डरती है। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों पार्टी की जगह पर पहुंचते हैं, अन्विता के मोबाइल पर एक कॉल आता है। वो उठाने को होती ही है कि निकेत उसे कहता है, मेरा ही नंबर है, सेव कर लो। अन्विता मोबाइल देखते हुए यही सोच रही थी कि इसे मेरा नंबर कैसे मिला। अन्विता को सोच में देखकर निकेत कहता है, क्या सोच रही हो कि मुझे तुम्हारा नंबर कैसे मिला? निकेत मौर्य नाम है मेरा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है किसी का नंबर निकालना। निकेत ये बात अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए स्टाइल से कहता है। दोनों बड़े स्टाइल से पार्टी के अंदर जा रहे थे। निकेत के पीछे उसके बॉडीगार्ड्स थे, उसकी नज़रें उन दोनों पर ही थी। पार्टी अंदर निकेत सबसे अन्विता को इंट्रोड्यूस कराता है। अन्विता भी सबसे हंसकर बातें कर रही थी। वहीं उनसे थोड़ी दूर सोहम चोपड़ा आदित्य बिंद्रा से बात कर रहा था और अन्विता को देखकर कहता है, आज बगीचे में नया फूल कैसे खिल उठा और हमारी नज़रों से बच भी गया। आदित्य बोला, उस फूल को तोड़ने की गुस्ताखी मत करना, उस फूल का माली देवराज मेहता है। और देख किसके साथ आई है, निकेत मौर्य के साथ। अगर उसे पता चला ना तेरी नज़र उसके फूल पर है तो तुझे दुनिया से ही ना उठा दे। सोहम बोला, अच्छा ये तो देवराज मेहता की लड़की है। सोहम निकेत और अन्विता के पास चला जाता है और निकेत से कहता है, अरे भाई हमें भी इंट्रोड्यूस कराइए इनसे। सोहम चोपड़ा को देखकर निकेत की भौं तन जाती है, क्योंकि निकेत सोहम चोपड़ा को अच्छे से जानता था। वो पूरा लड़कीबाज आदमी था। सोहम चोपड़ा खुद ही अन्विता को अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसे हाथ मिलाता है। हाथ मिलाते वक्त वो अन्विता का हाथ हल्के से दबा देता है और उसे आंख मार देता है। अन्विता इस इशारे को समझ जाती है और थोड़ा अजीब लगता है। वो अपना हाथ वापस खींच लेती है। निकेत ने ये सब देख लिया था, उसे बड़ा गुस्सा आता है। सोम पर निकेत ने मुठ्ठियाँ भींच ली थी। वो पंच मारने ही वाला था। होता है कि उसकी नज़र अन्विता की तरफ जाती है। अन्विता अपना पैर सोम चोपड़ा के पैर पर मारती है और कसकर दबा देती है। अन्विता ने आज पेंसिल हील पहनी थी तो सोम चोपड़ा को लगती भी बड़ी जोर के है। वो बड़े दर्द से दिख रहा था उसके चेहरे पर। अब क्या ही करता, वो पार्टी में चिल्ला भी नहीं सकता था। निकेत मन में कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया था, मेरी अनु काजू कतली के साथ साथ तीखी मिर्ची भी है, वो हर किसी को हजम नहीं होती। अन्विता ने सोम चोपड़ा को अच्छा मजा चखाया था। ये देखकर निकेत को बड़ा ही अच्छा लगा था। सोम चोपड़ा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद अन्विता को कुछ तो कहना था निकेत से, पर वो हिचकिचा रही थी। उसे वॉशरूम जाना था। निकेत से कैसे कहे ये उसे समझ नहीं आ रहा था। वो निकेत को कुछ नहीं बताती, बस थोड़ी देर में आती हूँ ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अन्विता वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद वॉश बेसिन एरिया के पास हैंड वॉश कर रही थी। तभी वो मिरर में सोहम का चेहरा देखती है। वो पीछे मुड़कर उसे गुस्से से कहती है, तुम लड़कियों के वॉशरूम में क्या कर रहे हो, तमीज़ नहीं है तुम्हें? सोहम, तुम्हें नहीं पता एक लड़का लड़की के बाथरूम में क्या करता है? अन्विता, बदतमीज़, लगता है तुम अभी चखाया हुआ मज़ा भूल गए। सोहम, भूला नहीं, इसीलिए तो तुम्हें मज़ा चखाने आया हूँ। ऐसा कहकर उसने खींचकर अन्विता को एक चाटा मार दिया और उसे नीचे गिराकर उसके ऊपर चढ़कर उसकी ड्रेस कंधे के पास से फाड़ दी। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। अन्विता उसे हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। अन्विता ने उसकी मेन पॉइंट पर अपनी लात मारकर उसे अपने ऊपर से हटाया और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला, वो बाहर से बंद था। सोम के चमचों ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। अन्विता ने जल्दी से अपना फ़ोन लिया, जो उन लोग दोनों के हाथापाई में नीचे गिर गया था। वो वॉशरूम के अंदर जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। वो निकेत को कॉल करने ही वाली थी, बाहर से दरवाज़ा ज़ोर से बजने लगा। वो डर गई, उसके हाथ कँपने लगे। उसने निकेत का नंबर डायल कर दिया। तभी बाहर से उसे निकेत की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो अनु, मैं हूँ। फिर भी अन्विता ने कंफर्म करने के लिए निकेत को कॉल लगाया। निकेत ने कॉल उठाकर कहा, हाँ मैं ही हूँ अनु, दरवाज़ा खोलो। अन्विता ने दरवाज़ा खोला। निकेत के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। निकेत ने अन्विता का चेहरा देखा। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे।
गालों पर चाटा मारने के लाल निशान थे। उसकी ड्रेस बुरी तरह से फट चुकी थी।